हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक पे आ गए अपन अभी। कॉस्ट शीट, बरोबर, जिसका लिंक पूरे के पूरे सिलेबस से, ऑलमोस्ट पूरे सिलेबस से इसका लिंक है। और अगर ये आपको चीज़ समझ में आ गई, बिलीव मी, कॉस्टिंग आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा। और नहीं समझा तो वाइस वर्सा दिक्कत भी हो सकती है। ठीक है, तो पूरा ध्यान देना है। मैं हर चीज़ बहुत बेसिक से बताऊंगा। हर चीज़ क्यों ऐड हो रही है, क्यों लेस हो रही है, इसमें कुछ भी रट्टेबाजी का कोई काम नहीं है। काफ़ी लोग याद कर लेते हैं और बहुत गलत बात है, गलत अप्रोच है टुवर्ड्स दिस सब्जेक्ट। तो कोई आइटम क्यों ऐड लेस हो रहा है, हर चीज़ के बारे में बहुत डिटेल में बैकग्राउंड से डिस्कस करूंगा। काफ़ी सारे बेसिक्स का इसमें काम है जो हो सकता है आप लोगों को न पता हो, इसलिए मैं आपको काफ़ी डिटेल में पूरा बताऊंगा कि एक एक चीज़ कहाँ से आती है, उसका कहाँ से रेलेवेंस है, बरोबर। काफ़ी डिटेल में ये पूरा एक ये पार्ट मैं डेडिकेट कर रहा हूँ कॉस्ट शीट में। जितना भी टाइम लगेगा, हाफ एन आवर लगे, 45 मिनट्स लगे, 1 आवर लगे, बरोबर, ये पूरा लेक्चर सिर्फ कॉस्ट शीट के बारे में होगा और बहुत डिटेल में अपन इसको डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। कॉस्ट शीट, बेसिक पर्पस क्या है कॉस्ट शीट का? कॉस्ट निकालना। कॉस्ट का मतलब बहुत अलग अलग हो सकता है। कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी हो सकता है, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट ऑफ सेल भी हो सकता है, कॉस्ट का मतलब कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट और सर्विस भी हो सकता है, बराबर। तो यहां हम टोटल कॉस्ट निकालेंगे और टोटल कॉस्ट निकल गया तो प्रॉफिट भी निकल जाता है। तो इसमें कॉस्ट शीट में ही प्रॉफिट भी दिया गया है, बट वो ऑप्शनल पार्ट होता है। कॉस्ट, एक लास्ट जो कॉस्ट निकलती है वो है कॉस्ट ऑफ सेल, वहां तक कॉस्ट शीट खत्म हो जाती है। कॉस्ट शीट का पर्पस है कॉस्ट निकालना, ना कि प्रॉफिट निकालना। बट क्योंकि एक ही स्टेप और करके आप डायरेक्ट वहीं प्रॉफिट निकाल सकते हो, तो वो उसी तरह प्रेजेंट किया गया है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से कॉस्ट शीट है। ठीक है, आजकल कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, अपना आगे का टॉपिक भी है इसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, तो उसके हिसाब से फॉर्मेट है। और जो भी कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के दायरे में आते हैं, जिन पे वो एप्लीकेबल हैं, उनको इस फॉर्मेट में ही कॉस्ट शीट बनानी है, प्रेजेंट करनी है और जो भी करना है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा बेसिक पर्पस आपको ध्यान रखना है कि हमको कॉस्ट निकालना है। अब काय का कॉस्ट निकालना है, ये सबसे मेन है। काय का कॉस्ट निकालना है तो दो चीजें हैं इसमें, दो अलग अलग चीजें हैं। एक चीज है गुड्स प्रोड्यूस्ड, कि हमको कॉस्ट काय का निकालना है, गुड्स प्रोड्यूस्ड का। और एक होता है गुड्स सोल्ड का, बराबर। तो हमको एक्चुअली निकालना है गुड्स सोल्ड का, कि हमको अल्टीमेटली प्रॉफिट निकालना होता है। तो प्रॉफिट कैसे निकलता है? सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल, ये फॉर्मूला होता है प्रॉफिट का। तो हमको एक्चुअली निकालना है कॉस्ट काय का, जितने गुड्स हमने बेचे हैं, न कि जितने बनाए हैं, क्योंकि जो बनाया है वो अलग होता है और जो उसमें से बेचा है वो अलग होता है, बरोबर। तो पहले मैं ये बेस को ही डिटेल में बताने वाला हूं कि ये क्या होता है। प्रोडक्शन और सेल्स अलग अलग होता है, बरोबर। जितना आप बनाते हो उतना आप नहीं बेचते हो, कम भी बेच सकते हो, ज्यादा भी बेच सकते हो। सर ज्यादा कैसे बेचेंगे? कम तो चलो समझ में आ गया कि हमने 1 लाख यूनिट्स बनाए इस साल और उसमें से फॉर एग्जाम्पल 90,000 बेच दिए, तो ठीक है, ये तो नॉर्मल है। पर अगर हमने बनाया ही इस साल 1 लाख है तो हम 1,10,000 कैसे बेचेंगे? तो ये भी पॉसिबल है। कब पॉसिबल है? जब आपके पास ओपनिंग स्टॉक है, आपका फर्स्ट ईयर थोड़ी है। अगर आप एक रनिंग कंसर्न हो, आप एक गोइंग कंसर्न हो, ऑलरेडी पहले भी आप प्रोडक्शन कर चुके हो, तो अगर आपके पास पिछले सालों का क्लोजिंग फिनिश गुड्स है, बराबर, पिछले साल का क्लोजिंग फिनिश गुड्स इस साल का ओपनिंग फिनिश गुड्स होता है, वो भी गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में होता है, वो भी आप बेच सकते हो, बराबर। तो ओपनिंग स्टॉक की वजह से हो सकता है कि इस साल जितना आपने बनाया है और इस साल जो आपने बेचा है, बेचा वाला जो क्वांटिटी है वो ज्यादा है और प्रोडक्शन वाला जो क्वांटिटी है वो कम भी हो सकता है, क्योंकि उसमें ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, बराबर। तो जब भी आपने कम बेचा है तो कुछ ना कुछ बचा होगा, क्योंकि बनाया ज्यादा है, बेचा कम है, तो कुछ ना कुछ बचेगा, जिसको अपन नाम क्या देते हैं? क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। ठीक है, तो इसमें एक फॉर्मूला होता है, वो भी मैं बता देता हूं। ये एक्चुअली फिनिश गुड्स का फॉर्मूला है। ठीक है, ओपनिंग फिनिश गुड्स, ओपनिंग फिनिश गुड्स कहां से आया? अगर आप एक रनिंग कंसर्न हो
तो पिछले साल जो गुड्स आप नहीं बेच पाए, बना लिया था पिछले साल ही, बना लिया था पिछले साल ही, पर पिछले साल आप बेच नहीं पाए, तो पिछले साल के कॉस्ट में वो आना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हमको तो प्रॉफिट निकालना है, सेल माइनस कॉस्ट ऑफ सेल। तो जो माल बेचा है उसका कॉस्ट निकालना है, जो माल बेचा ही नहीं है उसका कॉस्ट वहां आना ही नहीं चाहिए, तो वो हटाते हैं अपन। तो पिछले साल आपने क्लोजिंग स्टॉक हटाया होगा और वो इस साल में कैरी फॉरवर्ड होता है, क्योंकि वो बना पिछले साल था, लेकिन बिकेगा कब? पिछले साल बिक नहीं पाया, तो कब बिकेगा? इस साल। समझ में आ रहा है? तो क्योंकि वो इस साल बिकने वाला है, उसका कॉस्ट कैरी फॉरवर्ड होता है, कि बना इस साल नहीं है, इस साल के कॉस्ट में उसका कोई कॉस्ट नहीं, क्योंकि बना तो पिछले साल ही है, वो कॉस्ट पिछले साल ही इंकर हो गया था, इस साल वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है, क्योंकि इस साल हम उसको बेचेंगे, और जिस साल में बेचते हैं उस साल में कॉस्ट आता है। मैचिंग कंसेप्ट आपने पढ़ा होगा, कॉस्ट और रेवेन्यू को मैच करना होता है, जिस साल में रेवेन्यू आती है उसी साल में उसका कॉस्ट आता है। समझ में आ रहा है? तो ये बेसिक्स है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स ये कहां से आया? पिछले साल से आया, क्योंकि ये खर्चा इस पे जो लगा हुआ है, इसको बनाने में जो खर्चा लगा है वो पिछले साल लगा था, पिछले साल लेकिन आप बेच नहीं पाए, तो आप उसको इस साल में कैरी फॉरवर्ड कर रहे हो, क्योंकि वो इस साल बिकेगा, और इस साल उसका कोई खर्चा है ही नहीं, क्योंकि वो तो बन चुका है, उसका वैल्यू एडिशन हो चुका है, वो फिनिश गुड्स बन चुका है। इस साल उस पर कोई खर्चा नहीं आने वाला, क्योंकि ऑलरेडी फिनिश गुड्स है, तो उसको एज इट इज दिखाएंगे ओपनिंग फिनिश गुड्स, बराबर। तो ये एक्चुअली क्या है? प्रीवियस ईयर्स क्लोजिंग फिनिश गुड्स, पिछले साल का क्लोजिंग फिनिश गुड्स है। फिर प्लस इस साल जो आप बनाओगे प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स, इस साल जो आप फिनिश गुड्स बनाओगे वो और ऐड होते हैं। जो पिछले साल बना लिया वो कैरी फॉरवर्ड होगा, क्योंकि पिछला बिक नहीं पाया, वो आप इस साल बेचोगे, प्लस जो इस साल बनाया है वो तो इस साल आप बेचोगे ही। तो ये दोनों आते हैं गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इन दोनों को मिला के क्या बोलते हैं? गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। इतना आप बेच सकते हो, इतना आप बेच सकते हो, ठीक है। माइनस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बराबर। साल के आखिरी में आपको पता चल जाएगा कि कितना आप नहीं बेच पाए, गोडाउन में जाके आप काउंट कर लो कि कितने गुड्स आप नहीं बेच पाए हो, उसको आप नाम क्या देते हो? क्लोजिंग फिनिश गुड्स, ठीक है। तो वो इस साल जो बच गया वो आप गिन के फिजिकल स्टॉक वेरिफिकेशन से निकाल सकते हो। ये हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, मटेरियल चैप्टर में, कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स कहाँ से मिलता है, बराबर। उसमें दो अलग अलग मेथड्स होती है, पर नॉर्मली जो आप नॉर्मल फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो पढ़ते हो उसमें ये नॉर्मली पता चलती है ठीक है। फिजिकल वेरिफिकेशन ऑन 31 मार्च, 31 मार्च को फिजिकली वेरीफाई करके आपको पता चलता है कि क्लोजिंग इन्वेंट्री कितना है, ठीक है। और ये जब आप माइनस करोगे तो आपको पता चलेगा गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, बराबर। कॉस्ट ऑफ सेल जो भी बोलो, बराबर। अमाउंट में निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल पता चलेगा, और अगर आपको अगर आप क्वांटिटी में निकालोगे, ये फॉर्मूला क्वांटिटी के लिए भी वैलिड है, ये फॉर्मूला अमाउंट के लिए भी वैलिड है, ठीक है। तो क्वांटिटी में निकालोगे तो गुड सोल्ड की क्वांटिटी मिलेगी, अमाउंट में निकालोगे तो कॉस्ट ऑफ सेल या कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड जो भी है, जो अपन कॉस्ट शीट में पढ़ने वाले हैं वो आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिक फॉर्मूला है जो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये पूरा उसका बैकग्राउंड है। दो बेस होते हैं, एक है गुड्स प्रोड्यूस्ड, मतलब कितने गुड्स बनाए, और फिर एक होता है गुड्स सोल्ड। अब डायरेक्टली आप गुड्स सोल्ड नहीं निकाल सकते, डायरेक्टली गुड्स सोल्ड नहीं निकलता, पहले गुड्स प्रोड्यूस्ड ही निकलेगा, फिर गुड्स प्रोड्यूस से आपको गुड्स सोल्ड तक पहुंचना है, और उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगेगा, उसके लिए आपको ये फॉर्मूला लगेगा। ये फॉर्मूला ही कॉस्ट शीट है, ये फॉर्मूला ही कॉस्ट शीट है। कैसे मैं आपको बताऊंगा अभी, ठीक है। ओपनिंग फिनिश गुड्स तो अपन निकालेंगे, क्लोजिंग भी निकालेंगे। अभी जो प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स है यही अपन डिटेल में पढ़ेंगे कि प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स कैसे निकलता है, अमाउंट कितना इंकर हुआ प्रोडक्शन के लिए कैसे निकलेगा। अल्टीमेट फॉर्मूला यही है, बराबर, जो मैं आपको भी बताऊंगा। तो प्रोडक्शन के लिए बेसिकली 3 एक्सपेंसेस लगते हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस, बराबर। 3 कैटेगरी के एक्सपेंसेस होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। तीनों में मैंने आपको बताया था 2-2 आइटम होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, बराबर। 3-3 ऐसे होते हैं। अपन ने एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में पढ़ा था, देखो क्या क्या पढ़ा था। 3 एलिमेंट्स क्या है? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। इसमें 2-2 टाइप्स हैं, डायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट मटेरियल।
डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, एलिमेंट्स 6 ही हैं, एलिमेंट्स 6 ही हैं। ये तीन अलग अलग हैं, इंडिविजुअली इनका नाम आएगा और इन तीनों को मिला के, सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को मिला के अपन क्या नाम देते हैं? अपन ने पढ़ा था ओवरहेड्स, और ओवरहेड्स को फिर अपन क्लासिफाई करते हैं, ये भी अपन ने पढ़ा था फंक्शन वाइज, बरोबर। फैक्ट्री ओवरहेड्स, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड्स, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, और एक मैंने बताया था R&D भी हो सकता है। ठीक है, ऐसे 4 होते हैं। तो ये सारे एलिमेंट्स आएंगे कॉस्ट शीट में, बरोबर। तो अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब मैंने बताया था आपको, एग्जांपल्स भी बताए थे। डायरेक्ट लेबर का मतलब बताया था, एग्जांपल्स भी बताए थे। डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी अपन ने डिस्कस किए थे, ओवरहेड्स को भी डिस्कस किया था, बरोबर। ये सारे एक्सपेंसेस अपन डिस्कस कर चुके हैं। अब ये कैसे इससे कॉस्ट निकलती है ये अपन को पढ़ना है। ठीक है, ये पूरा बैकग्राउंड था जो आपको काम में आएगा। ठीक है, अब एक और छोटा सा एक पॉइंट जो काफी लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये जो है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल में भी 2 चीजें होती हैं। मतलब जो मैन्युफैक्चरिंग जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी जो इन्वेंट्री होती है, उसमें क्या क्या आता है? पहला आता है रॉ मटेरियल, फिर आता है WIP और फिर आता है फिनिश गुड्स, बरोबर। ऊपर जो फॉर्मूला हमने पढ़ा उसमें हमने फिनिश गुड्स देख लिया, वो तो वहां यूज हो जाएगा। फिर एक आता है रॉ मटेरियल, बरोबर। रॉ मटेरियल का भी तो स्टॉक होता है ना, कि जो खरीद लिया पर हम कंज्यूम नहीं कर पाए। ऐसे ही पिछले साल भी हुआ होगा, पिछले साल भी कुछ खरीदा होगा, कंज्यूम नहीं कर पाए, तो क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर कंज्यूम करेंगे। जिस साल कंज्यूम होता है रॉ मटेरियल उसी साल का एक्सपेंस होगा। खरीदने से खर्चा नहीं होता। रॉ मटेरियल आपने खरीद लिया, यूज ही नहीं किया, तो वो एक्सपेंस नहीं होता, क्योंकि वो आपका स्टॉक में भी आ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक में आएगा, और वो आपका एसेट होता है, वो आपका एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, बरोबर। तो मटेरियल जब तक कंज्यूम नहीं होता है फॉर प्रोडक्शन, वो एक्सपेंस में काउंट नहीं होता। तो पिछले साल जो मटेरियल आपने खरीद लिया था पर आप कंज्यूम नहीं कर पाए, वो आप इस साल कैरी फॉरवर्ड करोगे और इस साल आप उसको कंज्यूम करोगे। तो एक आएगा ओपनिंग रॉ मटेरियल, फिर कुछ आप इस साल परचेज करोगे, नया वाला परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर इस साल भी ऐसे ही होगा कि कुछ रॉ मटेरियल आप कंज्यूम नहीं कर पाओगे और वो बच जाएगा, तो वो आपको इस साल के कॉस्ट में से हटाना है। तो ये जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, ये वाला, ये फिनिश गुड्स के लिए भी है, ये रॉ मटेरियल के लिए भी है, बरोबर। सेम फॉर्मूला रॉ मटेरियल के लिए भी है, बरोबर। तो वो फॉर्मूला है ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज। अब रॉ मटेरियल अपन क्या करते हैं? खरीदते हैं, और फिनिश गुड्स बनाते हैं। क्योंकि ये फिनिश गुड्स का फॉर्मूला था इसलिए वहां प्रोडक्शन वर्ड आया था। अब रॉ मटेरियल हम बनाते थोड़ी है, हम तो वो खरीदते हैं, तो इसलिए नाम क्या आएगा? परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, और फिर माइनस क्लोजिंग रॉ मटेरियल, और इसको नाम दिया जाता है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। क्या नाम दिया जाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, मतलब काय का? रॉ मटेरियल का। इसी को नाम आता है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। इसी को नाम क्या दिया जाएगा? डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। तो जितना रॉ मटेरियल कंज्यूम हो रहा है उतना ही एक्सपेंस होता है, बरोबर। ये पूरा बैकग्राउंड मैंने आपको क्यों बताया वो मैंने यहां बताया इसके लिए। तो ये जो डायरेक्ट मटेरियल है इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, कि वो डायरेक्ट मटेरियल परचेज्ड वाला है कि वो कंज्यूम्ड वाला है, बरोबर। रॉ मटेरियल कंज्यूम भी होता है, रॉ मटेरियल परचेज भी होता है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो यहां कौन सा लेना है? कॉस्ट में कौन सा लेना है? तो कॉस्ट में आपको कंज्यूम्ड वाला लेना है। परचेज वाले को अपन एक्सपेंस नहीं मानते। अभी मैंने रीजन बता दिया, खरीदने से खर्चा नहीं होता, कि अगर वो आपने कंज्यूम ही नहीं किया है तो आपके स्टॉक में रहेगा, और जो स्टॉक में पड़ा है वो खर्चा कैसे हुआ? वो तो एसेट होता है, तो उसको आप खर्चा नहीं मान सकते, बरोबर। तो इसलिए ये भी एक ध्यान रखना है कि डायरेक्ट मटेरियल परचेज नहीं लेना है, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड लेना है। और एक कंज्यूम्ड आएगा कहां से? इस फॉर्मूले से आपको निकालना है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, दैट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड। ठीक है, ये फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो ये बेसिक था, पॉज करके आप लिखते जाओ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब है स्टार्ट करते हैं। चलो, बैकग्राउंड मैंने काफी बता दिया आपको, अब आते हैं बेसिक चीज पे। ठीक है, स्टार्ट होगा। देखो, ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मूला बताया, फॉर्मूला अपन वर्टिकल लिखते हैं, कॉस्ट शीट सिर्फ हॉरिजॉन्टल है, बस इतना ही फर्क है, फॉर्मूला सेम है।
तो पहला पार्ट जो है वो सेम है, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल। परचेस में आपको पता ही है, परचेस में क्या क्या आता है, परचेस में परचेस प्राइस तो आती है जितने में आपने बाय किया, प्लस अब आप खरीदते किससे हो, खरीदते हो आप क्रेडिटर से। अब क्रेडिटर जो है वो तो अपने शॉप से बेचेगा, अब आपको अपने शॉप तक लाना नहीं पड़ेगा क्या, अपने फैक्ट्री तक लाना नहीं पड़ेगा क्या, तो पूरा वहां से क्रेडिटर के शॉप से आपके फैक्ट्री तक लाने का पूरा खर्चा भी ऐड होता है। इन्वेंट्री AS2 में ये सब लिखा हुआ है कि, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी लिखा हुआ है कि पूरा खरीदने का जो खर्चा होता है वो मटेरियल कॉस्ट में ऐड हो जाता है। तो जो बेसिक परचेस प्राइस होती है वो तो आएगी चाहिए, अगर आपने मटेरियल 12 रुपए में लिया है 12 रुपए तो आएंगे ही आएंगे, प्लस जो आपने ट्रांसपोर्ट का भाड़ा भरा, वहां से यहां तक लाने का ट्रांसपोर्ट का भाड़ा, फिर वो ट्रक में आपने चढ़ाया, लोडिंग चार्जेस, फिर वहां अपने फैक्ट्री में उतारोगे उसको, अनलोडिंग चार्जेस, फिर अगर ट्रैवल डिस्टेंस बहुत ज्यादा है तो ट्रांजिट का इंश्योरेंस होता है, पैकिंग वगैरह भी होती है, तो ये सब एक्सपेंसेस परचेस में ही ऐड हो जाते हैं। इसलिए मैंने वहां लिखा है इंक्लूडिंग कैरेज इनवर्ड यानी फ्रेट, जिसको अपन ट्रांसपोर्ट का भाड़ा बोलेंगे, बरोबर। नॉर्मल लैंग्वेज में मैं बोल रहा हूं ताकि आपको समझ में आए, मैक्सिमम ऑडियंस को ये समझ में आए, इसलिए मैं काफी नॉर्मल वर्ड्स यूज करूंगा, ठीक है। तो कैरेज इनवर्ड्स मतलब फ्रेट, बरोबर, ट्रांसपोर्ट एक्सपेंस होता है। फिर है ट्रांजिट इंश्योरेंस, बरोबर, गुड्स अगर डिस्ट्रक्ट हो गए, ट्रांजिट में कुछ भी हुआ, चोरी हो गए या एक्सीडेंट हो गया, तो अपन इंश्योरेंस नॉर्मली निकालते हैं, तो वो होता है ट्रांजिट इंश्योरेंस। फिर अगर पैकिंग वगैरह कराया है आपने, पैकिंग का भी खर्चा इसमें आएगा। स्पेशल पैकिंग होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन, स्पेशल पैकिंग होती है फॉर ट्रांसपोर्टेशन। फिर आएगा लोडिंग अनलोडिंग, क्रेडिटर के यहां से लोड होगा और अपने यहां पे अनलोड होगा, वो भी सब ऐड होगा। बेसिकली वो क्या होते हैं, लेबर चार्जेस होते हैं। लोडिंग अनलोडिंग क्या होता है, लेबर चार्जेस। कौन गुड्स को लोड करेगा व्हीकल में, लेबर, कौन अनलोड करेगा, लेबर, बरोबर। वो जो लेबर चार्जेस लगते हैं नॉमिनल से, उसको यहां बोलते हैं लोडिंग एंड अनलोडिंग चार्जेस, ठीक है। और फिर है माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। तो बेसिकली जो मैंने आपको भी फॉर्मूला बताया 2 मिनट पहले, वो पहला पार्ट है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब देखो माइनस वाला क्लोजिंग वाला माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो इस साल कंज्यूम ही नहीं हुआ है। मैंने अभी बताया रॉ मटेरियल खर्चा कब माना जाता है, जिस साल में वो कंज्यूम होता है। अगर कोई रॉ मटेरियल आपने खरीद लिया है पर आप कंज्यूम ही नहीं कर पाए, वो आपके स्टॉक में पड़ा है, मतलब इस साल तो कंज्यूम ही नहीं हुआ, वो स्टॉक अब अगले साल कैरी फॉरवर्ड होगा और वो कब कंज्यूम होगा, अगले साल। तो कौन से साल के खर्चे में आएगा, अगले साल, इस साल के खर्चे में नहीं आना चाहिए। और वो इस साल के खर्चे में आ चुका है, या तो वो ओपनिंग में होगा या तो वो परचेस में होगा। अगर कोई रॉ मटेरियल आपके पास है वो कहां से आया, या तो ओपनिंग वाला होगा या तो परचेस वाला होगा। तो अपने इस साल के खर्चे में ऑलरेडी आ चुका है पर इस साल कंज्यूम ही नहीं हुआ है, अपन को हटाना है और अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करना है। तो हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस, और यही अब अगले साल का क्या बनेगा, ओपनिंग रॉ मटेरियल, अगले साल का ओपनिंग रॉ मटेरियल बनेगा, ठीक है। और इसी को देखो क्या बोलेंगे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम और रॉ मटेरियल कंज्यूम। मतलब पहला आइटम है रॉ मटेरियल कंज्यूम, जो कि एक फॉर्मूले से आता है, डायरेक्टली नहीं आता, ओपनिंग प्लस परचेस माइनस क्लोजिंग। तो पहला आइटम हुआ डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, जो निकालना पड़ता है, ठीक है। फिर है प्लस एड डायरेक्ट लेबर, बरोबर, मैन्युफैक्चरिंग सारे जो एक्सपेंसेस हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, जो भी फैक्ट्री के अंदर आप खर्चा करते हो, दैट इज मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। डायरेक्ट वाले पहले ऐड होंगे, कि इनडायरेक्ट वाले अपन ने पढ़ा है कि वो कॉमन होते हैं, वो सबके लिए होते हैं। तो उसको कहां अपन क्लासिफाई करते हैं, ओवरहेड्स में, और वो जिसने जितना बेनिफिट लिया होगा उसके हिसाब से वो अपोर्शन होते हैं, या तो एलोकेशन होता है या तो अपोर्शनमेंट होता है, बरोबर। बहुत डिटेल में अपन ने ये सब डिस्कस किया था, ठीक है। तो डायरेक्ट वाले पहले आएंगे। पहला आइटम आया डायरेक्ट रॉ मटेरियल कंज्यूम, सेकेंड आया डायरेक्ट लेबर, ठीक है। और थर्ड है डायरेक्ट एक्सपेंसेस, यानी तीनों डायरेक्ट आइटम, यानी ये वाला दिख रहा है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये तीन डायरेक्ट कॉस्ट पहले ऐड होती है और उसको मिला के नाम आता है प्राइम कॉस्ट। उसको मिला के क्या आएगा, प्राइम कॉस्ट नाम आएगा। तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इज इक्वल टू प्राइम कॉस्ट। ये आपको याद रखना है। इस पे देखो प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी आते हैं। अब इंडिविजुअली आइटम्स दिए होंगे, बस आपको ऐड करना है, आंसर आपको ऑप्शंस में दिखेगा, बरोबर। तो प्राइम कॉस्ट इज इक्वल टू डायरेक्ट मटेरियल प्लस डायरेक्ट लेबर प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ठीक है।
तो यहां तक अपनी हो गई प्राइम कॉस्ट, बेसिक कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, जो भी बोलो उसको बोलते हैं प्राइम कॉस्ट। फिर है अब इनडायरेक्ट वाले खर्चे ऐड होंगे। अब इनडायरेक्ट वाले क्यों ऐड कर रहे हैं? क्योंकि ये कौन सी कॉस्ट शीट है, मैंने पहले भी आपको बताया था। अपन क्या पढ़ रहे हैं अभी? अपन एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग क्या बोलता है? अपन ने पढ़ा है ऑल मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस शुड बी एब्जॉर्ब्ड ऑन द प्रोडक्ट। ऑल मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपेंसेस, ऑल मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या आता है? वेरिएबल भी आएगा, फिक्स्ड भी आएगा, मतलब डायरेक्ट भी आएगा, इनडायरेक्ट भी आएगा। अभी प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आ गया? अभी प्राइम कॉस्ट में सिर्फ डायरेक्ट वाले आए हैं, अभी सब इनडायरेक्ट वाले ऐड होंगे। इनडायरेक्ट वाले को आपने एक नाम क्या दे दिया है? ओवरहेड्स। और ओवरहेड्स को फिर कैसे क्लासिफाई किया है? लोकेशन के हिसाब से। अगर फैक्ट्री में इनडायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है तो फैक्ट्री ओवरहेड, अगर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस में वो इनडायरेक्ट एक्सपेंस लग रहा है तो एडमिन ओवरहेड्स, और अगर वो सेलिंग के लिए लगता है तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड्स। तो पर्पस या फंक्शन वाइज आप उसको क्लासिफाई करते हो, बराबर। तो हमको प्रोडक्ट पे क्या चार्ज करना है? प्रोडक्ट पे हमको चार्ज करना है सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस। आप मुझे बताओ सोच के कि मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? फर्स्ट इंट्रो लेक्चर में बताया था मैंने, फैक्ट्री में होती है। मैन्युफैक्चरिंग कहां होती है? फैक्ट्री में। एडमिन ऑफिस में कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में कोई मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी नहीं होती है। मतलब एडमिन और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इसका 1-to-1 डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग से कोई लेना देना नहीं है, बरोबर। एक ही ओवरहेड है जो डायरेक्टली मैन्युफैक्चरिंग से लिंक्ड है, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स, दैट इज फैक्ट्री ओवरहेड्स। ठीक है, तो वो अब ऐड होगा। पहला देखो, ऐड फैक्ट्री ओवरहेड्स, क्योंकि वो मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस है, बरोबर। इसको मैं एक नाम क्या दे सकता हूं? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। ठीक है, ऊपर जो भी अपन ने लिया वो सब डायरेक्ट था, डायरेक्ट पूरा आ गया। अब ये एक आइटम अकेला क्या सिग्निफाई करता है? इनडायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो डायरेक्ट भी आ गई, इनडायरेक्ट भी आ गई, ये हो गया टोटल। यहां तक बहुत आसान है। अब देखो एक एलिमेंट आएगा WIP। अब फिर अपन को बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा कि WIP क्या होती है। WIP आप खुद बताओ क्या है? वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब आधे अधूरे गुड्स जो आप 31 मार्च तक पूरे नहीं कर पाए, मतलब रॉ मटेरियल के फॉर्म में वो नहीं है, रॉ मटेरियल प्रोसेसिंग में जा चुका है, प्रोडक्शन प्रोसेस में जा चुका है, लेकिन वो फिनिश गुड्स बन के बाहर नहीं आया, वो अभी भी उसी प्रोसेस में है। लेकिन ये कब प्रोसेस में है? 31 मार्च को, ईयर एंड पे वो कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब वो 1 अप्रैल या 2 अप्रैल को कंप्लीट होने ही वाला है। सिर्फ 31 मार्च को वो WIP के फॉर्म में है, वो फुल्ली फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया है, और उसको नाम क्या देते हैं? रॉ अपना WIP। अब WIP में क्या क्या खर्चा लगता है? अब आपको एक और मैं जनरल बात बता रहा हूं कि जब भी मैन्युफैक्चरिंग होती है पहले रॉ मटेरियल जाएगा मशीन में। अब रॉ मटेरियल कितना जाएगा, यह भी एक सवाल उठता है कि रॉ मटेरियल पूरा एक साथ जाता है। नॉर्मली पूरा रॉ मटेरियल जाएगा प्रोडक्शन प्रोसेस में, फिर उस पर आप लेबर का खर्चा लगाओगे, फिर उसमें बहुत सारे ओवरहेड्स का खर्चा लगेगा, और वो जब तक वो प्रोसेसिंग में है तब तक वो थोड़ा थोड़ा लगते जाएगा। अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस 7 दिन का है, अगर आपका प्रोडक्शन प्रोसेस 7 दिन का है तो 7 दिन तक खर्चे लगते रहते हैं, पर सारे खर्चे एक मतलब रोज नहीं लगते। मटेरियल का खर्चा एक साथ लग जाता है। फर्स्ट डे पे जब प्रोसेस स्टार्ट होता है मटेरियल पूरा लग जाता है, फिर प्रपोर्शनेटली आप लेबर का खर्चा इनकर करते हो, प्रपोर्शनेटली आप ओवरहेड्स का खर्चा इनकर करते हो, बाकी खर्चे थोड़े थोड़े लगते हैं प्रपोर्शनेटली। लेकिन रॉ मटेरियल थोड़ा थोड़ा नहीं रहता, रोज थोड़ा थोड़ा मटेरियल डाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। मटेरियल पूरा एक साथ प्रोडक्शन प्रोसेस में जाता है, बाकी एक्सपेंसेस थोड़े थोड़े लगते रहते हैं। तो जब आप WIP को एनालाइज करोगे कि कितना उस पर खर्चा लगा हुआ है, तो उसमें आपको ध्यान देना है कि नॉर्मली मटेरियल पूरा 100% लगा होता है, और जितना परसेंटेज में उसको आप एक्सप्रेस करोगे कि कितना परसेंटेज का लेबर का खर्चा लगा हुआ है और कितना परसेंटेज खर्चा ओवरहेड का लगा हुआ है, बरोबर। तो WIP में इस तरह से एनालिसिस होता है कि कितना उस पे मटेरियल का खर्चा लगा है, कितना उस पे लेबर का खर्चा लगा हुआ है, और कितना उस पे ओवरहेड का खर्चा लगा हुआ है। अब इसका करना क्या है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? जैसे मैंने रॉ मटेरियल का ट्रीटमेंट बताया कि रॉ मटेरियल को खर्चा कब माना जाता है, रॉ मटेरियल को मैन्युफैक्चरिंग खर्चे में कब ऐड किया जाता है? जिस साल में वो कंज्यूम होता है, जिस साल में वो कंज्यूम हो गया उस साल में वो खर्चा मान लिया जाता है। और वैसे ही WIP का क्या रोल है? हम कॉस्ट शीट किसकी बना रहे हैं, हम कॉस्ट किसकी निकाल रहे हैं, हम क्या प्रोड्यूस करते हैं? फिनिश गुड्स।
हमारा जो बेस है वो फिनिश गुड्स है, हमको काय का एक्सपेंडिचर, काय का कॉस्ट निकालना है फिनिश गुड्स का, डब्ल्यूआईपी का तो निकालना ही नहीं है। डब्ल्यूआईपी बनाने के लिए थोड़ी फैक्ट्री खोली है, हमने तो फिनिश गुड्स बनाने के लिए फैक्ट्री खोली है। तो जो डब्ल्यूआईपी है बेसिकली वो हमको कॉस्ट में नहीं लेना है, क्योंकि हमारा वो बेस नहीं है, हमारा बेस है फिनिश प्रोडक्ट। वी वांट टू कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ फिनिश प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड, नॉट द डब्ल्यूआईपी प्रोड्यूस्ड, नॉट द रॉ मटेरियल ऑफ स्टॉक इन हैंड। बराबर, कितना रॉ मटेरियल पड़ा है वो नहीं चाहिए हमको, कितना डब्ल्यूआईपी पड़ा है वो भी नहीं चाहिए, हमने कितना फिनिश गुड्स बनाया है वो हमको चाहिए। अब प्रॉब्लम क्या है, जब आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो आपको पता है कि कितना डब्ल्यूआईपी बचने वाला है, पता ही नहीं रहता, सब अपने आप होता है, कुछ इसमें प्लानिंग नहीं हो सकती, और कुछ आप इस तरह से प्रोडक्शन को शेड्यूल नहीं कर सकते कि सारे प्रोडक्ट 31 मार्च के पहले कंप्लीट हो जाए। इस तरह से प्लानिंग आप कर ही नहीं सकते रियल लाइफ में। वो प्रोसेस कंटिन्यूस होता है, मैन्युफैक्चरिंग का कंटिन्यूस प्रोसेस चलते रहता है, आपको भी नहीं पता रहता वो कब कंप्लीट होगा या कितना परसेंटेज 31 मार्च तक कंप्लीट होगा, और आप इसको अवॉइड भी नहीं कर सकते। तो ये इनहेरेंट है, ये अनअवॉइडेबल है, और कुछ ना कुछ 31 मार्च पे डब्ल्यूआईपी रहेगी ही रहेगी। ठीक है, ये हो गया प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। अब उसको कॉस्ट में क्या करना है। अब जब मैं डब्ल्यूआई की बात कर रहा हूं, मैंने अभी बताया कि डब्ल्यूआईपी में क्या क्या खर्चा लगता है। डब्ल्यूआईपी में पहले रॉ मटेरियल लगता है, थोड़ा बहुत लेबर लगेगा और थोड़ा बहुत ओवरहेड्स लगेगा, तीनों खर्चे लगते हैं। मटेरियल टिपिकली पूरा लग जाता है एक साथ इनिशियल स्टेज पे ही, थोड़ा बहुत जितना प्रोसेसिंग हुआ होगा उतना लेबर लगा होगा, थोड़ा बहुत ओवरहेड लगा होगा। अब ये जब खर्चा आप लगा रहे हो, ये जब खर्चा हो रहा है, ये इस साल का खर्चा है कि पिछले साल का खर्चा है, ये आपको समझना है। समझ में आ रहा है क्या है? अभी थोड़ा मैं टेक्निकल बता रहा हूं, डब्ल्यूआईपी थोड़ा सा मुश्किल काम है, ठीक है, ध्यान दो। ठीक है, तो डब्ल्यूआईपी बेसिकली क्या है? बेसिकली इट्स अ मिक्सचर जो प्रोडक्शन में लगता ही है, दैट इज रॉ मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। ठीक है, ये तीनों होते हैं। सिर्फ क्या है कि 100% नहीं होते, तीनों चीज़ें 100% अगर हो तो फिनिश गुड्स हो जाएगा, उसमें बचा ही क्या है। तो नॉर्मली रॉ मटेरियल 100% होता है क्योंकि वो इनिशियल स्टेज पे पूरा लग जाता है, कुछ सर्टन परसेंटेज लेबर का होगा और कुछ सर्टन परसेंटेज एक्सपेंसेस का होगा। अब ये जो पूरा एक्सपेंसेस है ये कब लगा है, ये कब लगा है, मतलब इस साल लगा है कि पिछले साल लगा है, ये आपको देखना है। और इसके लिए आपको मेथड यूज करनी पड़ती है। बराबर, मेथड का एक कंसेप्ट होता है। मेथड बेसिकली अजम्पशन है। मेथड बेसिकली क्या है? अजम्पशन है कि हम बात कर रहे हैं गुड्स की। गुड्स इज अ फ्लो कंसेप्ट, आपको पता है गुड्स इज अ फ्लो कंसेप्ट। हमारा ये रोज का काम है, हम रॉ मटेरियल खरीदते हैं, फिनिश गुड्स बनाते हैं, तो ये रोज साइकिल चलते रहेगी। बरोबर, तो जो फ्लो है वो कैसा फ्लो है? मतलब फ्लो का मतलब है कि जो भी गुड्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है फॉर कंजम्पशन, फिनिश गुड्स अवेलेबल होता है फॉर सेल। रॉ मटेरियल अवेलेबल होता है फॉर कंजम्पशन, फिनिश गुड्स अवेलेबल होता है फॉर सेल। तो ये जो अवेलेबल है इसमें दो आइटम होते हैं, एक होता है ओपनिंग, जो मैंने अभी आपको ऊपर बताया। बराबर, ये दो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं कि जो भी गुड्स अवेलेबल हैं उसमें ओपनिंग होता है प्लस इस साल का प्रोडक्शन होता है। सिमिलरली जो रॉ मटेरियल होता है उसमें भी ओपनिंग होता है, कुछ इस साल का परचेस होता है। अब प्रॉब्लम क्या है कि ये दोनों का जो प्राइस है वो अलग अलग होगा। ओपनिंग रॉ मटेरियल जो प्राइस पे आपने लिया होगा वो प्राइस अलग होता है, परचेस जो आपने इस साल किया है उसका प्राइस अलग होता है। प्राइसेस स्टेबल थोड़ी होते हैं, आपने डिमांड एंड सप्लाई पढ़ा है, तो प्राइसेस फ्लक्चुएट होते हैं। बरोबर, तो आपको आइडेंटिफाई करना होता है कि क्लोजिंग स्टॉक जो है वो कहां से है, ताकि आप क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन कर पाओ कि क्लोजिंग स्टॉक अगर ओपनिंग में से है तो ओपनिंग का रेट लेंगे, अगर वो इस साल के परचेस से है तो इस साल के परचेस का रेट लेंगे। बरोबर, तो ये आइडेंटिफिकेशन करना होता है और इसके लिए आपको मेथड यूज करना होता है। बरोबर, मेथड अजम्पशन है। बरोबर, दो बेसिक मेथड्स क्या हैं? एक है फीफो, सुना होगा आपने, और एक है लीफो। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, कि जो गुड्स आप पहले खरीदते हो वो आप पहले कंज्यूम करते हो या पहले बेच देते हो। मतलब रॉ मटेरियल की बात कर रहा हूं तो कंजम्पशन की बात कर रहा हूं, फिनिश गुड्स की बात कर रहा हूं तो सेल की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो जो भी पहले आता है वो पहले जाता है, कंजम्पशन या सेल व्हाटएवर।
और लीफो में उल्टा है, जो लास्ट में आया, जो लेटेस्ट आया, वो आप पहले बेच देते हो या पहले कंज्यूम करते हो, और पुराना वाला बाद में करते हो। ऐसे दो फ्लो होते हैं, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट या लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो ये आपको अज्यूम करना पड़ता है और इसके बाद ही आप मैच कर सकते हो कि क्लोजिंग वाला कहां से, ओपनिंग से है कि इस साल से है, बरोबर। तो उसका वैल्यूएशन उस हिसाब से किया जाता है। तो ये सब आएगा इसमें। अब जो WIP है मैंने आपको बता दिया, उसका ट्रीटमेंट क्या है कि इस साल के कॉस्ट में वो नहीं आना चाहिए, क्योंकि इस साल में वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो नहीं पाया है। और हमको इस पूरे कॉस्ट शीट में क्या निकालना है, फिनिश गुड्स का कॉस्ट, WIP का कॉस्ट उसमें नहीं आना चाहिए, तो आपको हटाना है। और वो उस साल में उसका खर्चा आना चाहिए जिस साल में वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट होगा। जो इस साल कंप्लीट नहीं हो पाया वो कब कंप्लीट होगा, नेक्स्ट ईयर। तो आपको इस साल से हटा के नेक्स्ट ईयर में डालना है। तो सेम ट्रीटमेंट जो रॉ मटेरियल की थी, सिमिलरली पिछले साल भी ऐसे ही हुआ होगा। पिछले साल भी कुछ WIP पड़ी होगी जो आप पिछले साल कंप्लीट नहीं कर पाए, वो आपने इस साल कंप्लीट की होगी, तो वो इस साल में आएगा। इसलिए देखो पहला आइटम आता है ऐड। ऐड पहले आपको समझना है ऐड क्यों हो रहा है। ऐड इसलिए हो रहा है क्योंकि ये खर्चा इस साल नहीं लगा है। आइटम क्या है, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP। मुझे बताओ आप, ओपनिंग स्टॉक ऑफ WIP क्या होता है। ओपनिंग स्टॉक, कोई भी ओपनिंग स्टॉक हो, मैंने आपको बताया था ओपनिंग क्यों है, वो पिछले साल का एक्चुअली क्लोजिंग है। पिछले साल का क्लोजिंग इस साल का ओपनिंग बनता है। तो पिछले साल में वो क्लोजिंग में क्यों रहा, क्योंकि वो पिछले साल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट नहीं हो पाया। कब कन्वर्ट होगा, इस साल में होगा। तो पिछले साल से इस साल में कैरी फॉरवर्ड होता है, मतलब पिछले साल से आपको हटाना था तो आपने पिछले साल में माइनस किया होगा और इस साल के कॉस्ट में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि वो पिछले साल खर्चा लग चुका है, सिर्फ फिनिश गुड्स में वो कन्वर्ट नहीं हो पाया। जो खर्चा ऑलरेडी लग चुका है वो डबल से थोड़ी लगेगा। अगर रॉ मटेरियल 100% पहले लग चुका था पिछले साल तो डबल से इस साल नहीं लगेगा। लेबर अगर कुछ लग चुका था तो बचा हुआ लेबर इस साल लगेगा। कुछ ओवरहेड पिछले साल लग गया था तो बचा हुआ ओवरहेड इस साल लगेगा। तो इस साल में जो खर्चा आएगा वो सिर्फ रिमेनिंग कॉस्ट आता है। जैसे मैंने अभी आपको एग्जाम्पल दिया ये वाला, तो ये अगर मेरा प्रीवियस ईयर में आया, पिछले साल मैंने 100% रॉ मटेरियल लगा दिया था, पिछले साल फॉर एग्जाम्पल मैंने 40% लेबर लगाया था और 40% एक्सपेंसेस लगाए थे, तो इस साल इस WIP को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। पिछले साल इतना इतना खर्चा लग चुका है, इस साल दैट इज करंट ईयर में मुझे बताओ कि मुझे क्या खर्चा करना पड़ेगा। मटेरियल तो 100% लग चुका है तो इस साल 0, लेबर 40 लग चुका था तो इस साल 60 लगेगा, और ओवरहेड भी पिछले साल 40 लगा था तो इस साल 60 लगेगा। ये जो 60 इस साल लग रहा है ये तो इस साल में अपने आप ही आ जाएगा, पर ये जो 40 और ये जो 100% लग चुका है ये करंट ईयर में तो आया ही नहीं है ना, क्योंकि करंट ईयर में लगा ही नहीं है। कैसे आएगा, अपने आप थोड़ी आएगा, ये पिछले साल लगा था। तो इस साल में लाने के लिए आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है ऐड का लॉजिक, कि पिछले साल लगा था इस साल में लगा ही नहीं है, तो इस साल में अपने आप कहां से आएगा, आपको पिछले साल से इस साल में कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। इसलिए अपन क्या कर रहे हैं ऐड, क्योंकि इस साल के कॉस्ट में इंक्लूडेड नहीं है पर ये इस साल फिनिश गुड्स में कन्वर्ट हो चुके हैं तो इस साल के खर्चे में आने चाहिए। सिमिलरली जो पिछले साल हुआ था सिमिलरली इस साल भी होगा। इस साल भी कुछ इन्वेंट्री आप कंप्लीट नहीं कर पाए तो आप इस साल से हटाओगे, इस साल से हटाओगे और वो अगले साल में कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो इस साल से क्यों हटा रहे हैं, देखो लेस लिखा है, क्लोजिंग फिनिश गुड्स, क्लोजिंग स्टॉक WIP क्या होता है, जो इस साल आपने शुरू की, बनाना शुरू किया, रॉ मटेरियल इस साल खर्चा हुआ, लेबर थोड़ा बहुत जो लगा होगा इस साल लगा, ओवरहेड जो थोड़ा बहुत लगा हुआ इस साल लगा, पर इस साल कंप्लीट नहीं हो पाया, पर जो भी खर्चा लगा है वो इस साल लगा है। इस साल के मटेरियल में इसका भी मटेरियल कॉस्ट इंक्लूडेड है, इस साल के टोटल लेबर में इसका भी लेबर इंक्लूडेड है, इस साल के टोटल ओवरहेड में इसका भी ओवरहेड इंक्लूडेड है। तो हर खर्चा इस साल के रिस्पेक्टिव एक्सपेंस में इंक्लूडेड है, पर वो फिनिश गुड्स तो बना ही नहीं, तो उसको हटाओ, और हटाने के लिए क्या करेंगे, माइनस, और इसीलिए वो फिर अगले साल क्या होगा, ऐड हो जाएगा। समझ में आ रहा है, ये हर साल साइकिल चलते रहेगी, बरोबर। तो इसीलिए इस साल में लेस कर रहे हैं, समझ में आ रहा है। तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं कि ओपनिंग का मतलब क्या है और ये ऐड क्यों हो रहा है, इंकर्ड इन प्रीवियस ईयर, ये खर्चा कब हुआ, पिछले साल में, बट कंप्लीटेड इन करंट ईयर। समझ में आ रहा है, लगा पिछले साल पर कंप्लीट इस साल हो रहा है, कंप्लीट इस साल हो रहा है, इसका मतलब है उसका खर्चा इस साल आना चाहिए,
पर पिछले साल जो खर्चा लग चुका है वो अपने आप इस साल कैसे आएगा, तो आपको अलग से ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी का मतलब क्या है, उल्टा, इंकर्ड इन करंट ईयर, इस साल में लगा है, मतलब इस साल के खर्चे में इंक्लूडेड है, बट कंप्लीटेड इन नेक्स्ट ईयर, बराबर, नेक्स्ट ईयर, कमिंग ईयर में वो कंप्लीट होगा, तो वो अगले साल के कॉस्ट में फिर ऐड होगा। इस साल से क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि इस साल में इंक्लूड हो चुका है, इस साल में इंक्लूड हो चुका है, पर वो आना नहीं चाहिए, तो आपको हटाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो ये आप लिख लो, ये आप लिख लो, बराबर। समझने के लिए हर चीज लिखो अच्छे से, डिटेल में। तो ये था ओपनिंग डब्ल्यूआईपी, बराबर। अब डब्ल्यूआईपी आपने एड लेस कर दिया, बराबर, और फिर आएगा फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट, बराबर। फैक्ट्री कॉस्ट और वर्क कॉस्ट की फैक्ट्री में कितना टोटल आपका खर्चा लगा है, बराबर। अब आगे बढ़ते हैं, ये तो हो गया, इसको ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट भी बोलते हैं, बराबर। सॉरी, इसमें एक, हाँ, वो इसको बोलते हैं नेट फैक्ट्री कॉस्ट, यानी डब्ल्यूआईपी को एडजस्ट करने के पहले अपन ने निकाला नहीं है, पर अगर आप वो फैक्ट्री ओवरहेड ऐड करने के बाद अगर आप इक्वल टू दबा के टोटल मारो तो उसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, यानी डब्ल्यूआईपी को एडजस्ट करने के पहले जो कॉस्ट होती है उसको बोलते हैं ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट। फिर डब्ल्यूआईपी एडजस्ट हो जाता है ओपनिंग क्लोजिंग, फिर आता है नेट फैक्ट्री कॉस्ट, ठीक है। और फिर अब है दूसरे जो ओवरहेड्स हैं वो अपन एब्जॉर्ब करेंगे, ठीक है, वो दिया है क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। अब ये नया कॉस्ट शीट है, बराबर, डिवाइड किया है उसको प्रॉपर, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट अलग से, R&D अलग से, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड अलग से। पर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड कौन सा, रिलेटेड टू फैक्ट्री। मैंने आपको ये फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि फैक्ट्री के अंदर भी एक ऑफिस होता है डॉक्यूमेंटेशन के लिए, हिसाब किताब के लिए। जो फैक्ट्री का मैनेजर है वो कहाँ बैठेगा, तो उसके लिए एक अलग से ऑफिस होता है, वहां पे सब बिल्स, इनवॉइसेस और हिसाब किताब वहां पे होता है। तो एडमिनिस्ट्रेशन का थोड़ा सा काम फैक्ट्री के अंदर भी होता है, तो वो जो एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड है लेकिन जो फैक्ट्री से रिलेटेड है वो यहां पे ऐड होगा। फिर अगर कुछ खराब गुड्स जो होते हैं या जो बाय प्रोडक्ट्स होते हैं जो आप बेचते हो और थोड़ा बहुत पैसा रिकवर करते हो, जिसको स्क्रैप बोलते हैं, वेस्ट और स्क्रैप, बरोबर, वो सब आप जो बेचते हो, रिकवरीज, स्क्रैप, बाय प्रोडक्ट, मिसलेनियस इनकम, वो सब आप माइनस करो, क्योंकि इसका अमाउंट बहुत छोटा होता है, अमाउंट बहुत छोटा है, और बेसिकली वो रॉ मटेरियल ही होता है जो आप बेचते हो, कि उस पर कुछ खास काम हुआ ही नहीं, खराब माल है ना, जो प्रोसेस हो ही नहीं पाया, तो बेसिकली वो मटेरियल का खर्चा होता है जो बेच के आपको थोड़ा सा पैसा रिकवर हो गया, तो आपको अपने कॉस्ट में से माइनस कर देना है। उसको अलग से इनकम दिखा के कोई फायदा नहीं है, कॉस्ट का ही थोड़ा पार्ट रिकवर हो गया है ऐसा मान के आप कॉस्ट में से माइनस करो। दो ट्रीटमेंट्स होते हैं, या तो आप उसको अदर इनकम दिखाओ या तो आप उसको अपने कॉस्ट में से माइनस करो। तो अपन अभी क्या कर रहे हैं, अपने कॉस्ट में से माइनस कर रहे हैं, ठीक है। और फिर पैकिंग कॉस्ट वगैरह है, बराबर, प्रोडक्ट पैक होता है, अपना फिनिश गुड्स, रॉ मटेरियल की बात नहीं कर रहा हूं, मेरा फिनिश गुड्स जो मैं बेचूंगा पैक करके बेचूंगा भाई, तो पैकिंग कॉस्ट भी आएगी, पैकिंग कॉस्ट भी आएगी, इनडायरेक्ट मटेरियल बोलते हैं उसको। तो वो सब ऐड करके आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बराबर। ये ध्यान दो, पुराना कॉस्ट शीट थोड़ा इलॉजिकल था, बराबर, इलॉजिकल था कि उसमें, छोड़ो अभी मैं बताऊंगा तो और कंफ्यूजन हो जाएगा। तो अभी एकदम बेस्ट है कि सारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट ही आना चाहिए, और ये सारा देखो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, क्वालिटी कंट्रोल मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, R&D भी मैन्युफैक्चरिंग के लिए होती है, और एडमिन ओवरहेड भी कौन से ले रहे हैं, जो फैक्ट्री से, फैक्ट्री के रिलेटेड है। पैकिंग कॉस्ट भी, पैकिंग कहाँ होती है, फैक्ट्री में, बराबर। ये सब फैक्ट्री के ही खर्चे, ये सब फैक्ट्री के ही खर्चे हैं, बराबर। तो ये अलग से ऐड किए हैं, अलग नाम से ऐड किए हैं, मतलब ये जो नाम दिए हैं वो फैक्ट्री ओवरहेड में आपको इंक्लूड नहीं करने, बरोबर, वो अलग से दिखाना है। देखो फैक्ट्री ओवरहेड ऑलरेडी है, फैक्ट्री ओवरहेड्स ऑलरेडी है, उसमें इंक्लूड नहीं करना है, ये सारे नाम अलग हेड से अलग अलग नाम दिखाने हैं, ठीक है। तो वो आएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, क्या प्रोड्यूस किया अपन ने, फिनिश गुड्स, कॉस्ट ऑफ फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड। तो ये अपना पहला स्टेप आया जो मैंने आपको बताया था। दो स्टेप आते हैं, पहला स्टेप है गुड्स प्रोड्यूस्ड, फिर आता है गुड्स सोल्ड। प्रोड्यूस से अपन को जाना होता है गुड्स सोल्ड पे, तो ये पहला पार्ट है। यहां आपने प्रोडक्शन का कॉस्ट निकाल लिया है, अब प्रोडक्शन से सेल पे जाना है।
अब प्रोडक्शन और सेल में क्या फर्क है, ये फॉर्मूला अपन ने पढ़ा उसके लिए। प्रोडक्शन और सेल में ये फॉर्मूले का फर्क है कि कुछ ओपनिंग फिनिश गुड्स होगा, कुछ क्लोजिंग फिनिश गुड्स होगा, इसको आपको एडजस्ट करना है। फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री को आपको एडजस्ट करना है, और जो एडमिन और सेलिंग के खर्चे हैं वो भी अभी बाकी हैं, वो भी अपना कॉस्ट में भी आना बाकी है, बरोबर। अब जो अपन एडमिनिस्टर करते हैं, जो एडमिनिस्ट्रेशन का कॉस्ट है, क्या एडमिनिस्ट्रेशन करते हैं अपन, फिनिश गुड्स एडमिनिस्टर करते हैं, ये बात समझना है आपको। तो ये इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद में ऐड होता है, गुड्स बनेगा बाद में एडमिनिस्टर होगा ना, फिनिश गुड्स एडमिनिस्टर होगा, डब्ल्यूआईपी थोड़ी एडमिनिस्टर करेंगे, वो तो आप बेचते ही नहीं हो, रॉ मटेरियल थोड़ी आप बेचते हो, जो चीज बिकती है वो एडमिनिस्टर होती है। तो इसीलिए कॉस्ट फिनिश गुड्स इन्वेंट्री अभी एडजस्ट होगी, उसके बाद देखो एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट ऐड होगा और सेलिंग कॉस्ट उसके बाद ऐड होगा। बनाओगे, एडमिनिस्टर करोगे, फिर बेचोगे ना, तो बेचने का खर्चा सबसे आखिरी में लगता है, और वो सिर्फ जितने बिके हैं उस पर लगता है। एडमिनिस्टर तो पूरा करना पड़ता है, आप बेचो ना बेचो, एडमिनिस्ट्रेशन सबके लिए होता है, लेकिन सेलिंग का खर्चा सिर्फ गुड्स सोल्ड पे ही चार्ज होना चाहिए। अरे जो बिका ही नहीं है, जो सेल ही नहीं हुआ है, उसका सेलिंग कॉस्ट कैसे आएगा? सेलिंग कॉस्ट सिर्फ किसका होता है, जो एक्चुअली सोल्ड हुए गुड्स। तो वो भी ध्यान रखना है कि प्रोडक्शन फुल पे होता है, फुल गुड्स प्रोड्यूस, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन जो एक्सपेंस होता है वो प्योरली गुड्स सोल्ड पे ही होता है। को समझ में आ रहा है क्या? तो ध्यान रखना, बेस अलग अलग है। फैक्ट्री ओवरहेड का बेस है पूरा फुल प्रोडक्शन, एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड का भी बेस है फुल प्रोडक्शन, लेकिन सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन का बेस होता है गुड्स सोल्ड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब मैं फॉर्मूले पे आ रहा हूं, ये जो मैंने आपको बताया, अभी तक जो भी हमने पढ़ा है वो ये है, प्रोडक्शन ऑफ फिनिश गुड्स मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, बरोबर। तो अपन यहां अभी पहुंच गए, ये यहां तक अपन पहुंच गए, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक पहुंच गए। अब देखो यही फॉर्मूला लगाना है, फिनिश गुड्स देखो ओपनिंग वाला ऐड हो रहा है, क्लोजिंग वाला माइनस हो रहा है, और फिर आएगा गुड्स सोल्ड। सेम देखो फॉर्मूला यहां पे, ऐड ओपनिंग फिनिश गुड्स लेस क्लोजिंग फिनिश गुड्स, बरोबर, जो मैंने अभी आपको लॉजिक बताया। पिछले साल जो गुड्स नहीं बिक पाए वो पिछले साल में क्यों आएंगे? क्योंकि फिनिश गुड्स का लॉजिक क्या है? फिनिश गुड्स का लॉजिक है सेल, जिस साल में बिकेगा उस साल में खर्चा आएगा। समझ में आ रहा है फिनिश गुड्स का क्या लॉजिक है? फिनिश गुड्स इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस क्या लिखा मैंने? फिनिश गुड्स इज ट्रीटेड एज एक्सपेंस इन द ईयर ऑफ सेल, जिस साल वो बिकता है उस साल उसका खर्चा आता है। तो ओपनिंग फिनिश गुड्स क्या है? जो पिछले साल बना था, खर्चा पिछले साल लग चुका है, इस साल खर्चा नहीं लगा उसका, इस साल के एक्सपेंडिचर में वो इंक्लूडेड नहीं है। पर बिका कब? बिका तो इस साल, कि पिछले साल नहीं बिका था इसलिए तो वो इस साल कैरी फॉरवर्ड हुआ ना, तो इस साल बिक गया है तो इस साल के खर्चे में आना चाहिए। अरे पर इस साल के खर्चे में ऑलरेडी तो है ही नहीं ना, वो तो पिछले साल बना था, तो वो इसलिए अलग से ऐड करना पड़ता है। सिमिलरली जो इस साल आपने बनाया है पर आप बेच ही नहीं पाए, तो इस साल के खर्चे में आना ही नहीं चाहिए, पर इस साल के खर्चे में तो आ गया है क्योंकि आपने बनाया इस साल है, जिस साल बनता है उस साल उसका खर्चा आता है, बरोबर। तो आपके इस साल के खर्चे में वो आ चुका है, पर आप इस साल में उसको बेच ही नहीं पाए, और उसका नाम क्या है? क्लोजिंग स्टॉक। तो इस साल के खर्चे में आ चुका है लेकिन वो बिका ही नहीं है, तो इस साल के खर्चे में आना ही नहीं चाहिए, तो इस साल से हटाओ और अगले साल के फिनिश कॉस्ट में वो ऐड होगा, बरोबर। तो इस साल अपन क्या करेंगे? वो क्लोजिंग को लेस करेंगे, और ये सब करके आएगा देखो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, बराबर, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड। अब इस पे देखो एडमिनिस्ट्रेशन जो जनरल वाला है और जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन है वो ऐड होगा, बराबर। इस पे अपन चार्ज करेंगे ऐड एडमिन ओवरहेड्स, लेकिन कौन से वाले? जनरल, जो जनरल एडमिन ऑफिस है, सेपरेट जो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस होते हैं, जो फिनिश गुड्स को आप एडमिनिस्ट्रेशन के लिए रखते हो, वो जनरल वाले यहां लेने हैं। फैक्ट्री वाले अपन ने ऊपर ऑलरेडी ले लिए हैं। और फिर मार्केटिंग ओवरहेड्स, जिसमें दो हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ये दोनों ओवरहेड आप चार्ज कर दोगे तो आपका आ जाएगा कॉस्ट ऑफ सेल, और कॉस्ट ऑफ सेल अगर आप सेल में से माइनस करोगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट, कॉस्टिंग प्रॉफिट। ठीक है, तो ये है। तो तीन जगह इन्वेंट्री का एडजस्टमेंट है, आपको सिर्फ इन्वेंट्री के एडजस्टमेंट पे ध्यान देना है। तीन इन्वेंट्रीज हैं, एक है रॉ मटेरियल, एक है डब्ल्यूआईपी, एक है फिनिश गुड्स। रॉ मटेरियल देखो कहां एडजस्ट किया? पहली स्टेप पे, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए एडजस्ट हो गया। डब्ल्यूआईपी कहां एडजस्ट हुआ है? फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के लिए। फैक्ट्री कॉस्ट निकालने के पहले डब्ल्यूआईपी एडजस्ट हो जाता है, और
कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने के पहले, यानी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन के बाद, प्रोडक्शन और सेल के बीच में का अंतर ही क्या है, फिनिश गुड्स की इन्वेंट्री, ओपनिंग फिनिश गुड्स और क्लोजिंग फिनिश गुड्स, जो अपन ने इस फॉर्मूले में भी पढ़ा है, बरोबर। इस फॉर्मूले का भी मतलब यही है कि ये जो फिनिश गुड्स प्रोड्यूस्ड है और जो फिनिश गुड्स सोल्ड है, इसके बीच में दो नंबर्स का एड लेस है, वो है ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर लोगे तो प्रोड्यूस्ड कन्वर्ट हो जाएगा सोल्ड में, और जो सोल्ड है उस पे आप एडमिन और सेलिंग ओवरहेड चार्ज कर दो, तो आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, तो ये है पूरा आपका कॉस्ट शीट, ये आपका कॉस्ट शीट। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने पूरा डिटेल में सब लिख के दिया है, मैं फिर भी आपको स्क्रीन दे देता हूं, आप पॉज करके लिख लो, देखो आपने प्रॉपर लिखा है कि नहीं। यह पहला पार्ट आप देख लो, प्रॉपर सब लिखो, और ये है सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सब जगह इन्वेंट्री का जो है वो लॉजिक सेम है, ओपनिंग ऐड होता है, क्लोजिंग लेस होता है। ओपनिंग ऐड क्यों हो रहा है, क्योंकि वो इस साल खर्चे में आया है, मतलब इस साल के खर्चे में आया ही नहीं है, पर इस साल वो या तो कंज्यूम हुआ है, इस साल या तो वो क्या बोलते हैं, इस साल या तो वो कन्वर्ट हुआ है फिनिश प्रोडक्ट में, या तो इस साल में बिका है, जो भी हुआ है इस साल में हुआ है, तो इस साल के कॉस्ट में आना चाहिए, पर वो इस साल के कॉस्ट में आया नहीं है, क्योंकि पिछले साल खरीदा गया था, या WIP बना था, या फिनिश गुड पिछले साल बना था, तो इस साल के खर्चे में लाने के लिए उसको ऐड करना पड़ेगा। सिमिलरली जो इस साल खरीदा, इस साल WIP बनाया, या इस साल फिनिश गुड्स बनाया, पर जो इस साल कंज्यूम नहीं हो पाया, या इस साल जो कन्वर्ट नहीं हो पाया, या इस साल जो बिक नहीं पाया, वो आपको इस साल से हटाना है, तो सारे क्लोजिंग इसलिए माइनस होते हैं। तो ओपनिंग क्लोजिंग का लॉजिक बिल्कुल ख्याल में रखना, इसमें गड़बड़ नहीं करना है। ठीक है, तो ये था आपका सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज कॉस्ट शीट। ठीक है।